Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की 24वीं वीडियो में आपका स्वागत है। दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों आर्टिकल्स एक लिमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कल की डेट में मान लीजिए चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है, उस केस में इंडिया में एक नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर हो जाएगी। उस समय पे भी भले ही सरकार के पास बहुत सारे राइट्स को टेम्परेरली सस्पेंड करने की ताकत होगी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर दिए गए राइट्स को सस्पेंड सरकार नहीं कर सकती। तो ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में समझेंगे। हमने यहाँ पे तीन नजर आ रहे हैं। एक तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 नजर आ रहा है जो कि है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक आपको नजर आ रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो कि है नो डबल जियोपार्डी। एक आपको नजर आ रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सीधी सीधी बात है। सबसे पहले बात देखें तो जनरल पर्पस क्या है इसका, आर्टिकल 20 का। देखिए यहां समझाता हूं आपको। आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है। किससे प्रोटेक्शन देता है? आर्बिट्रेरी पनिशमेंट से। अब ये आर्बिट्रेरी पनिशमेंट क्या है? आर्बिट्रेरी पनिशमेंट मतलब अनरीजनेबल पनिशमेंट, इलॉजिकल पनिशमेंट। मतलब जिस क्राइम के लिए सजा मिलनी चाहिए उतनी सजा दीजिए, आप आर्बिट्रेरी पनिशमेंट मत दीजिए। टोटलिटेरियन राज मत रखिए कि राजा का दिमाग घूम गया, उसने बोला इसे फांसी भी चढ़ा दो। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने गलती की और आपकी सजा है 1 थप्पड़ और आपको 5 धर दिए तो वो एक्सेसिव पनिशमेंट हो गया। गलत बात है। अगर 1 थप्पड़ की सजा की है तो 1 थप्पड़ मारिए, 5 मत मारिए। तो ना आर्बिट्रेरी पनिशमेंट हो सकता है और ना एक्सेसिव पनिशमेंट हो सकता है। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है। 3 चीजों के अंदर बोलता है। पहले बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर, दूसरा बोलता है नो डबल जियोपार्डी के अंदर, तीसरा बोलता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर। और ये आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन हमारे देश के नागरिक को भी प्राप्त है। अगर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, फॉरेनर है, उसको भी प्राप्त है। एनिमी एलियन को प्राप्त नहीं है। एनिमी एलियन को सीधे सीधे मारा जा सकता है, बट फिर भी एनिमी एलियन के लिए भी आप देखोगे कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर होता है। उस पर नहीं जाते हैं फिलहाल के लिए। फिर आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन एक लीगल पर्सन को भी प्राप्त है, जैसे कि एक कंपनी हो गई, कॉर्पोरेशन होगी जो कि इंडिया में इनलिस्टेड या किसी और जगह पे इनलिस्टेड है, इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, उसको भी प्राप्त है। तो एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस क्या होते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वो लॉ होते हैं दोस्तों जो कि एक समय के बाद बनाए जाते हैं। कि मान लीजिए 2020 में कोई नियम कानून बनाया गया और वो 2020 का नियम कानून 2010 में हुई या 2005 में हुई किन चीजों को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर ये 2020 का लॉ 2005 में और 2010 में हुई चीजों को अफेक्ट कर रहा है तो 2020 के लॉ को क्या बोला जाएगा? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है। अब सबसे पहले आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को समझते हैं और इस आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को मेरे बताने से पहले बस आधे मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को पढ़िए। पढ़ लिया आपने दोस्तों? अब देखते हैं इस सब्जेक्ट, इस वर्ड को देखिए, नॉर को। इस नॉर से पहले के स्टेटमेंट को पढ़िए, इस नॉर से बाद के स्टेटमेंट को पढ़िए। नॉर से पहले का स्टेटमेंट क्या बताता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। यानी कि भाई आपने मान लीजिए कोई ऑफेंस किया 2010 में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2010 में तो वो ऑफेंस था ही नहीं, वो ऑफेंस बना 2020 में। तो आपने कोई हरकत की 2010 में, ठीक है, और 2010 में आपने वो हरकत की, उस हरकत की उस समय पे कोई सजा नहीं है। यानी 2010 का जो इंडियन पीनल कोड है या फिर जो दूसरे नियम कानून है उसमें आपकी हरकत के लिए, आपके काम के लिए कोई सजा नहीं है। तो उस समय पे 2010 में जब आपने वो क्राइम किया तो वो क्राइम नहीं था। लेकिन 2020 में एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आता है जो कहता है कि भाई ये चीज तो क्राइम है, लेकिन आपने करी 2010 में, तो क्या आपको उसके लिए सजा दी जाएगी? जवाब है नहीं दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, और यहां पे कन्विक्टेड का मतलब भी समझा देता हूं आपको। अगर आपने कभी पिक्चरें देखी है इंडिया की, तो इंडिया की पिक्चरों में देखिए जज बैठा होता है,
भाई पूरे कोर्ट की सुनवाई चली और फिर जज ने अपना फैसला सुनाया। जज ने फैसले में क्या सुनाया? आई फाउंड दिस मैन गिल्टी, या तो ये बोला जाएगा या बोला जाएगा आई फाउंड दिस मैन नॉट गिल्टी। तो अगर एक कोर्ट ने किसी एक पर्सन को गिल्टी बोल दिया तो वो हो जाता है कन्विक्टेड, यानी आपके खिलाफ प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चली हैं उस कोर्ट में और उन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के आधार पे आपको दोषी पाया गया, आपको गिल्टी पाया जाएगा। तो अगर आप गिल्टी डिक्लेयर कर दिए गए कोर्ट के द्वारा तो आपको कन्विक्ट कर दिया गया। और उसके बाद आता है सेंटेंस। एक बार आपको गिल्टी फाइंड किया जाए तो उसके लिए जो भी सजा होगी, जितने भी साल की कैद या जितना भी जुर्माना, वो आपके ऊपर थोपा जाएगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सेंटेंस। तो कन्विक्शन और सेंटेंस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि यानी जिस समय पे अगर आपने कोई काम किया है, कोई ऑफेंस किया है, अगर उस समय के लॉ के हिसाब से वो चीज ऑफेंस है, तभी आपको सजा दी जाएगी, तभी आपको उसके लिए चार्ज किया जाएगा। 2000 में आपने कुछ किया, 2010 में आपने कुछ किया और 2010 के टाइम पे वो चीज ऑफेंस नहीं थी। 2020 में एक ऐसा नियम बना जिसको आप बोलते हो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसने 2010 में किए गए उस काम को एक ऑफेंस बना दिया, तो उसके लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि 2010 में जब आपने उस चीज को किया था तो वो एक ऑफेंस नहीं था। ठीक है, तो ये नॉर से पहले वाला समझ में आएगा। नॉर के बाद आते हैं बी सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों कि 2010 में आपने कोई क्राइम किया, उस समय पे वो क्राइम था, उस समय पे क्राइम के हिसाब से उस क्राइम की सजा थी 5 साल, 5 इयर्स। ठीक है, तो 2010 में आपने क्राइम किया, उस क्राइम की सजा थी 5 साल। 2020 में एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आता है और 2020 का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है कि नहीं, इस क्राइम की सजा 5 साल नहीं है, इस क्राइम की सजा है 8 साल। ठीक है, तो मान लीजिए 2010 में किसी पर्सन के ऊपर केस चला और उस केस के चलते उसको 5 साल की सजा सुनाई गई, उसने अपनी 5 साल की सजा काटी और वो काट के बाहर निकल आया। अब 2020 में आप देखोगे कि एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बनता है और 2020 का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या बोलता है कि नहीं भाई, उस क्राइम की सजा थी 8 साल, तो ये जो आदमी पहले 5 साल में सजा काट के निकल आया, इसको 3 साल की सजा और दो। ये नहीं हो सकता। ये भी लिखा है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। इसका बहुत प्रॉपर लाइव एग्जांपल देता हूं। आपने निर्भया केस के बारे में सुना होगा। दिल्ली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही बार्बरिक इंसिडेंट था। एक लड़की को खींच के उसके साथ मतलब बहुत गलत हुआ, आप सबने सुना होगा उस केस के बारे में। अब देखिए, उस केस में एक माइनर था, 18 साल से कम का लड़का था, वो 1 महीने बाद ही शायद 18 साल का होने वाला था। ठीक है, तो हमारा नियम क्या, हमारा कानून क्या बोलता है? हमारा कानून ये बोलता है कि भाई अगर 18 साल से कम का लड़का है तो उसको 1 साल के लिए जुवेनाइल सेंटर में भेजो, उसको सजा नहीं मिलेगी। उसको सजा नहीं दी गई, आप देखोगे 1 साल बाद वो छूट के जेल से बाहर निकल गया, जुवेनाइल सेंटर से बाहर निकल गया। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया। चलिए, ये चीज ओवर हो गई। अब मान लीजिए आज की डेट में 2020 में एक ऐसा नियम बनता है जो ये बोलता है कि जुवेनाइल, यानी मान लीजिए 18 साल से कम के जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं उनके लिए कड़ी सजा होगी। मान लीजिए एक क्राइम निकल के आता है कि 18 साल से कम के जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं उनके लिए कड़ी सजा होगी, 20 साल की सजा होगी अगर वो कोई गंदा क्राइम करते हैं। तो मान लीजिए आज की डेट में ऐसा कोई नियम कानून पास हो जाता है, तो क्या उस नियम कानून के बेसिस पे उस पर्सन को जिसने उस निर्भया कांड में उस लड़की का रेप किया था, जो कि 1 साल जुवेनाइल सेंटर में काटने के बाद बाहर आ गया, क्या आप उसको फिर से ट्राई कर सकते हो कोर्ट में? आपका इसका जवाब है आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसने उस क्राइम को कमिट किया था उस समय पे जो सजा थी वो थी 1 साल का जुवेनाइल सेंटर में रिमांड। वो सजा उसने काट ली। तो आज की डेट में अगर आप उस क्राइम की सजा बढ़ाते हो तो भी वो सजा उस पर्सन पे लागू नहीं होगी। समझ गए? आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू रेगुलरली बताइए आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। एक और यहां पे चीज निकलती है कि मान लीजिए 2010 में आपने कोई क्राइम किया और आप 2010 में पकड़े नहीं गए। ठीक है, 2010 में उस क्राइम की जो सजा थी 5 साल थी। 2020 में कानून आया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसने उस सजा को कर दिया 8 साल। आप 2020 में पकड़े गए, आपके खिलाफ केस चला। केस में जब आपको सजा सुनाई जाएगी तो भी आपको मैक्सिमम 5 साल की सुनाई जाएगी, 8 साल की नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि आपका क्राइम 2010 का था।
आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कितने मैनिफेस्टेशंस निकल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। एक बार में सुनने में समझ में नहीं आएंगी, मुझे तो भैया कितने दिन लग गए समझने में, आपको भी समझने में समय लगेगा। मैंने सब कुछ पूरा सार बता दिया है और इतने क्लीन तरीके से आपको कोई बताएगा भी नहीं। आगे देखते हैं। तो भाई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। एक्सेप्शन क्या है कि देखिए भैया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अगर क्रिमिनल लॉ से डील करता है तो ही आपको प्रोटेक्शन है। यानी कि मान लीजिए क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आपने एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बनाया तो ही आपको प्रोटेक्शन है। तो अगर कोई सिविल लॉ है, अगर कोई टैक्स लॉ है, तो इसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। समझ गए? तो मान लीजिए सरकार का कल दिमाग घूम गया, अभी मान लीजिए 2020 है, 2020 में 10 लाख के ब्रैकेट के ऊपर 30% का इनकम टैक्स है। मान लीजिए 2025 में सरकार बोलती नहीं 30% का ब्रैकेट नहीं, 10 लाख के ऊपर मैं 35% इनकम टैक्स लूंगा, और सरकार ने बोला कि दिस इज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2020। तो आज की डेट में मान लीजिए आप में से कोई 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है और 30% के बेसिस पे टैक्स भर रहा है, और एकदम से सरकार 2025 में बोलती कि नहीं, आपने 2020 से लेकर 2025 तक जो भी 10 लाख के ऊपर कमाया उस पर 30% का टैक्स दिया है, 35% का देना है, 5% का और दीजिए। तो दिस इज नॉट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1। यानी टैक्स लॉ में अगर कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आता है, सिविल लॉ में अगर कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आता है, तो दैट विल नॉट वायलेट द कंडीशंस ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोहिबिट कौन से लॉस को करता है? केवल क्रिमिनल लॉस को प्रोहिबिट करता है। यानी अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है पास्ट में, तो आगे के क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे आपको पहले के क्रिमिनल एक्ट की वजह से चार्ज नहीं किया जा सकता, अगर आप पहले सजा काट चुके हैं तो। और अगर नहीं भी काटी तो उतनी सजा दी जाएगी जितनी पहले थी। लेकिन टैक्स लॉ और सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। टैक्स लॉ, सिविल लॉ सीधे सीधे बोलता है अगर आप बाद में भी उस लॉ को बनाते हो तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। तो 2025 में आपने कोई टैक्स लॉ के थ्रू इनकम टैक्स बढ़ाया, उसका आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रह सकते हो। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की कंडीशंस को वायलेट नहीं करेगा। हालांकि इसके अगेंस्ट में आप जुडिशरी में जा सकते हो और जुडिशरी आपके फेवर में ही डिसीजन देगा। एक और यहां पे देखिए दोस्तों कैच है। कैच क्या है कि जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो देखिए आपको कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा। अभी मैंने आपको इतनी पूरी स्टोरी बताई ना क्रिमिनल लॉ की, भैया अगर बाद में लॉ बना है कोई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, तो पहले से ज्यादा आपको सजा नहीं दिया। नहीं, अगर आपने 2010 में कोई गलती की तो 2010 की गलती के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, 2020 की गलती के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ट्रायल भी नहीं होगा। आपका ट्रायल हो सकता है, लेकिन ट्रायल होने के बाद भी आपको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, कन्विक्शन नहीं होगा आपको, और ना ही आपको सेंटेंस डिलीवर किया जाएगा। कन्विक्शन और सेंटेंस का मतलब आपको मैंने अभी समझा दिया है, फिर से समझा देता हूं। तो मान लीजिए 2010 में आपने कोई क्राइम किया, उस समय पे उसकी कोई सजा नहीं थी। 2020 में वो चीज क्राइम बन चुकी है। तो 2010 में जो आपने एक्ट किया वो उस समय पे ऑफेंस नहीं था, पर 2020 के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के हिसाब से वो ऑफेंस हो गया। तो 2020 के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के हिसाब से आपके ऊपर ट्रायल चल सकता है, आपको कोर्ट में बुलाया जा सकता है, आपने जो किया उसके ऊपर बहस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोर्ट आपको गिल्टी प्रोनाउंस नहीं करेगा। कोर्ट आपके ऊपर किसी भी तरीके का सेंटेंस नहीं डालेगा, बट ट्रायल हो सकता है। ये क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है दोस्तों ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। जब भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है ना, 20-100 लोग देखते हैं उसको, उससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि हाँ भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर जो प्रोटेक्शन है ना, वो प्रोटेक्शन आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं मिलेगी। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होगा ये मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। अभी के लिए प्रेजेंटिव डिटेंशन आप अपने दिमाग पे रखिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। दूसरा, जब भी आपके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल के टाइम पे जुडिशरी आपसे बोल सकती है, अथॉरिटीज आपसे बोल सकती है कि भाई आप कुछ सिक्योरिटी रखवा दीजिए, तो 25,000 रुपए अमाउंट सिक्योरिटी जमा कर दीजिए, या बहुत अमीर आदमी तो 25 लाख अमाउंट आप सिक्योरिटी जमा कर दीजिए। तो आपसे सिक्योरिटी जमा करवाई जा सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आपके ऊपर लगा है तो आप आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की इम्यूनिटी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के केस में आपके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है, बट कन्विक्ट या सेंटेंस नहीं किया जा सकता। बट सिविल लॉ और टैक्स लॉ में तो आपके ऊपर ट्रायल भी चलाया जा सकता है और आपको सजा भी दी जा सकती है। तो जो भी इम्यूनिटी है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए, ठीक है। अब जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा यही समझाने में चला गया। अब आते हैं किस पे? डबल जियोपार्डी पे। क्या है ये डबल जियोपार्डी?
आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पढ़ते हैं। क्या लिखा है इस क्लॉज 2 में? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी एक ऑफेंस के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। बहुत सिंपल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन डबल जियोपार्डी के अंदर जो भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी वो मिलेगी बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ या बिफोर अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आप समझिए इस बात को कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स जो कि जुडिशियल है कैरेक्टर में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए कि आप सेंट्रल एक्साइज तो खत्म हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट में आपने तगड़ा घपला कर दिया, 1-1.5 करोड़ रुपए आपने खा लिए, जिसमें आपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान चला दिया। अब जब आपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान करा दिया तो उस बेस में आपको भाई जुडिशरी में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके खिलाफ सेशंस कोर्ट में केस चल जाए या फिर आपके खिलाफ हाई कोर्ट में केस चल जाए। तो उस केस में हाई कोर्ट आपको सजा सुना सकती है, उस केस में आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मान लीजिए किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ सजा सुना दिया, आपने कुछ ऑफेंस किया, आपने मान लीजिए 25 लाख रुपए गवर्नमेंट के डुबा दिए कुछ स्कैम करके, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको सजा सुना सकती है कि 25 लाख रुपए भरिए, उसके साथ 5 लाख की पेनाल्टी भरिए, और अगर आप ये नहीं भर सकते हैं तो 10 साल की कैद। ये चीज हो गई। अब मान लीजिए आपने 25 लाख प्लस 5 लाख की पेनाल्टी चुका दी और अपने आप को उस केस से बचा लिया। ठीक है, तो जब आपने अपने आप को उस केस से बचा लिया तो उसके खिलाफ क्या आपके डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग चल सकती है? तो भले ही इस केस में कोर्ट आपको सजा सुना चुकी है कि आपको 25 लाख रुपए की फाइन, पूरा का पूरा नुकसान भरना, उसके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी भरनी है, ये आपने कर भी दिया, उसके बाद भी आपके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो आप समझिए दोस्तों, यहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी ये सिर्फ आपको कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसीडिंग्स के लिए अवेलेबल है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको इसी केस में आपने 25 लाख और 5 लाख भर के अपने आप को छुड़ा लिया, आप बच गए। अब ये चीज बीत गई, 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल बीतने के बाद फिर से आपके ऊपर ये लगा दिया कि भैया आपने इतना घपला किया था, इससे सरकार ने ये घपला हो गया, वो घपला हो गया, फिर से आपको इस केस में कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। यानी कि भाई आपको एक ही ऑफेंस के लिए बार बार ना प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और ना ही पनिश किया जा सकता है। सिंपल चीज। ठीक है, तो एक बार कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में जजमेंट सुना दिया तो बस दोबारा कोर्ट में आपके अगेंस्ट जजमेंट नहीं चलेगा। तो कोर्ट में नहीं चलेगा, जुडिशियल ट्राइब्यूनल में नहीं चलेगा, क्योंकि इनके जो जजमेंट्स होते हैं दे आर ऑफ जुडिशियल नेचर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में जजमेंट सुना दिया, तो कोर्ट ने जो सजाएं सुनाई वो तो सुनाई ही सुनाई, आपका डिपार्टमेंट में आपके ऊपर इंक्वायरी चल जाएगी। तो जीएसटी में आपने घपला किया तो जीएसटी डिपार्टमेंट में आपकी इंक्वायरी करेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे तो कोर्ट ऑलरेडी सजा दे चुकी है, आप मेरे ऊपर इंक्वायरी क्यों कर रहे हो। बिल्कुल कर सकते हैं वो, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जुडिशियल नेचर की नहीं होती, जुडिशियल कैरेक्टर की नहीं होती। तो भले ही कोर्ट आपको एक क्राइम में 2 बार सजा नहीं सुना सकता, लेकिन कोर्ट ने मान लीजिए सजा सुना दी, उसके अलावा जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो आपके अगेंस्ट चल सकती हैं। तो आपका डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकता है और उस इंक्वायरी की बेसिस पे आपको नौकरी से भी निकाल सकता है। समझ गए? तो मान लीजिए कल की डेट में जीएसटी में तगड़ा घपला कर दिया, और जीएसटी में तगड़ा, कल की डेट में मान लीजिए आप आईआरएस बने, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, कभी कुछ करिएगा तो उल्टा सीधा। कल की डेट में आप आईआरएस बन गए, जीएसटी पहुंचे, एक पार्टी आपके पास आई, पार्टी ने बोला सर मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए देता हूं, मेरा केस बंद कर दो। आपने उसका केस बंद कर दिया, आपने गलत तरीके से उसका केस बंद कर दिया, 1 महीने बाद आप पकड़ गए, तो उस केस में हाई कोर्ट आपको सजा सुना सकती है। आपसे बोले कि भाई हर्जाना भरो, मान लीजिए आपने हर्जाना भर दिया, मान लीजिए हाईकोर्ट ने बोला 6 महीने जेल में रहना होगा, आप 6 महीने जेल में भी रहे। उसके बाद जब आप वापस आए तो आपके जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ इंक्वायरी चलाई और आपको नौकरी से निकाल दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने तो हाई कोर्ट की सजा काट ली है, अब आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज नॉट ऑफ जुडिशियल कैरेक्टर। समझ गए दोस्तों? तो ये है आपका नो डबल जियोपार्डी। तो डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आपको फिर से सजा दे सकते हैं। उस केस में डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ कोर्ट में डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन होगी। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे। फाइनली हम लोग आते हैं, देखिए, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है?
नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इंक्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों? इंक्रिमिनेशन तब होता है जब आपसे यह बोला जाए कि भाई हां, आप इसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करिए। मान लीजिए आपको किसी चीज में गिल्टी माना गया या आपके ऊपर किसी चीज का इल्जाम लगाया गया, तो आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने भैया 200 रुपए चुरा लिए। आपके ऊपर इल्जाम लगा आपने 200 रुपए चुरा लिए। आप बोल रहे हो मैंने नहीं चुराए, ठीक है, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। मान लीजिए आपको इतना दबाया गया कि एंड में आप परेशान हो गए, बोले भैया मैंने ही लिए हैं 200 रुपए। इसको बोला जाएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है और उस इल्जाम को प्रूव करने के लिए आप ही के स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं कि आपके ऊपर इंक्वायरी हुई और आपने एंड में बोल दिया कि हाँ भाई मैंने गलती की है, ये चीज मैंने चुराई है, या इसका मर्डर मैंने किया है, इसका रेप मैंने किया है, तो उस चीज को बोला जाएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्लॉज क्या बोलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है दोस्तों कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आप अगर ये बोलते हो कि हाँ भाई मैंने ऑफेंस किया है, इस बेसिस पे आपको सजा नहीं मिल सकती। आपके खिलाफ जो केस लड़ रहा है, जो आपके क्राइम को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने गलती की है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, इस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने एक लड़की का रेप किया है या इसने किसी एक पर्सन का मर्डर किया है। इस तरीके के सीरियस चार्जेस इस ए के ऊपर लगे हैं, ठीक है। पुलिस ने इस ए को अरेस्ट किया। ए ने बोला कि मैंने रेप मर्डर नहीं किया है। पुलिस बोल रही तुमने किया है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है ये जो रेप या मर्डर हुआ वो किसी और ने हुआ हो। फंस कौन गया? ये पर्सन ए। क्योंकि ये मौका वारदात पे प्रेजेंट था, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब बार बार ये ए बोल रहा है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। फाइनली जब कोर्ट में केस जाने वाला होगा, देखिए पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस सबूत बिटाती है, सबूत इकट्ठा करती है और उन सबूतों के हिसाब से जो पुलिस होती है वो चार्जशीट फाइल करती है और वो चार्जशीट जाती है कोर्ट में। कोर्ट में जो जज है वो उस चार्जशीट को पढ़ता है। उस चार्जशीट में क्या लिखा होता है? उस चार्जशीट में ये लिखा होता है कि भाई पुलिस ने इस एक्यूज के खिलाफ ये सबूत जो इकट्ठा किए हैं और इन सबूतों के बेसिस पे पुलिस ये बोल रही है कि इस आदमी ने रेप और मर्डर किया है। वो आदमी अपने डिफेंस में एक कागजात तैयार कराएगा अपने एडवोकेट से। अगर उसके पास एडवोकेट हायर करने की ताकत नहीं है तो एक गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए, और फिर केस पहुंचेगा कोर्ट में जज के सामने, ठीक है। अब मान लीजिए जज के जामने से 3 दिन पहले इस पर्सन ए को, मान लीजिए इसने रेप और मर्डर नहीं किया है, एक मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से देखिए कि इसने रेप और मर्डर नहीं कर रखा, बट पुलिस वालों ने उसको बहुत मारा स्टेशन में। इससे बोला कि रेप और मर्डर एक्सेप्ट करो, लिख के दो, ठीक है, तुम हमें लिख के दो कि तुमने रेप और मर्डर किया है, तुम हमको बताओ, हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कि तुमने रेप और मर्डर किया है, ठीक है। और एक बार तुमने बोल दिया तुमने रेप और मर्डर किया है तो हम तुम छोड़ देंगे, मतलब तुम्हारे घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए पुलिस वाले जेल में बंद करके काफी कुछ बोल सकते हैं कि तुम ये बोलो, नहीं तो हम तुम्हारे घर वालों को परेशान करेंगे। इस तरीके के आप कह सकते हैं कि परेशान करने वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उस केस में पुलिस अपनी चार्जशीट में लिखेगी कि हाँ भाई इस आदमी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि इसने रेप और मर्डर किया है। अगर ये चार्जशीट कोर्ट में जज के सामने पहुंच जाएगी ना, जज बोलेगा क्या बवाल हो रहा है? जज बोलेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नहीं पढ़े हो क्या, बेवकूफ हो क्या? पुलिस को बोलेगी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या लिखा है? आप कह रहे हो कि इस पर्सन ए ने रेप और मर्डर किया है, आप प्रूव करो कि इसने रेप और मर्डर किया है, और आपकी प्रूविंग में अगर ये पर्सन खुद बोल देता है कि मैंने रेप और मर्डर किया है, वो शामिल नहीं होगी। इसके पर्सन के खुद के बोलने से कुछ नहीं होगा। आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप प्रूफ लेके आइए, आप प्रूव करिए कि इसने रेप और मर्डर किया है, एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तब मैं ऐसे सजा दूंगा। ये खुद बोल के रख देगा तो मैं थोड़ा सा सजा दे दूंगा, और क्या गारंटी कि तुमने से जबरदस्ती नहीं बुलवाया है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो ये हुआ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आप एक पर्सन को अपने ही खिलाफ सबूत देके, यानी एक पर्सन ने खुद ही बोल दिया, आपने उसको मारा पीटा, मारने पीटे के बाद आपने उसको कुर्सी बैठा दिया, उसके सामने वीडियो कैमरा लगा दिया, उससे बोल दिया कि तुम बोलो तुमने क्राइम किया है, और उसने बोल दिया, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, बोल दिया भाई ये रहा विटनेस। तो आपने उसको थप्पड़ मार मार के विटनेस निकलवा दिया, और बाद में कोर्ट में अगर उसको सजा मिल गई तो ये तो ग्रॉस वायलेशन ऑफ जस्टिस होगा ना। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है? भाई खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकते आप, खासकर सीरियस क्रिमिनल केसेस में। आप प्रूव करिए खुद से, यानी कि जो पुलिस है वो ये प्रूव करे कि इस पर्सन ने क्राइम किया।
लेकिन ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये कुछ चीजों में एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो भाई अगर जो एक्यूज है उस एक्यूज से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कुछ सबूत मांगे गए हैं, कुछ कागजात मांगे गए हैं, तो वो उस एक्यूज को देने पड़ेंगे। फिर अगर उस एक्यूज से उसके ब्लड स्पेसिमेंस मांगे गए हैं, सिग्नेचर मांगे गए हैं, उसका थंब इंप्रेशन मांगा गया है, तो ये सब उस एक्यूज को देना पड़ेगा। होता है ना कभी कभी क्राइम सीन पे वहां पे ब्लड सैंपल मिल जाते हैं, थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, तो वो सब चीजें तो देनी पड़ेंगी। इन सब चीजों के बेसिस पे शिनाख्त होती है, इन सब चीजों के बेसिस पे इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस यही होता है। किसी भी क्राइम सीन पे पहुंचो, आपने देखा ही होगा लोगों ने क्राइम पेट्रोल, तो भाई फोरेंसिक टीम को बनाओ, फिंगरप्रिंट ढूंढो, ब्लड सैंपल्स लो, ये सब होता है वहां पे। ठीक है। फिर कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, तो मतलब आपसे आपकी बॉडी, अब देखिए कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आपकी बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा। हालांकि वो तरीके से किया जाएगा, आपकी बॉडी को एग्जामिन करके देखा जाएगा कि भाई हो सकता है कि क्राइम को करते वक्त कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी बॉडी पे कुछ चोटें आ गई हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी को एग्जामिन किया जा सकता है कि भाई किस हिसाब की चोटें आई हैं, कैसी चोटें आई हैं। तो जो भी लोग उस केस में इन्वॉल्व है, केवल एक्यूज्ड ही नहीं, जो भी लोग उस केस में इन्वॉल्व हैं, उनसे भाई इस तरीके की चीजें मांगी जा सकती हैं। तो थंब इंप्रेशन, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ये सब चीजें उनसे मांगी जा सकती। अब लक्ष्मीकांत में लिखी हुई ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि फर्दर इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो भाई अगर आपने क्राइम किया है तो क्राइम में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। लेकिन वो सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि क्रिमिनल नेचर की नहीं है, वहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। विजय माल्या ने बहुत सारे बैंकों से लोन लिया, उस बैंक के लोन का पैसा लेके वो निकल गया कहां, लंदन। वो लंदन जाके छुप के बैठ गया। अब विजय माल्या के अगेंस्ट में बहुत सारे इंडिविजुअल जो एक्टर्स हैं वो एक लॉसूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कि भैया ये हमारा पैसा लेके भाग गया है। एक गवर्नमेंट, देखिए विजय माल्या का जो क्राइम है ना, विजय माल्या ने किसी को मारा नहीं है, उसने ना किसी का मर्डर किया, ना रेप किया, इस टाइप का कोई क्राइम नहीं किया है। उसने पैसा उधार पे लिया, उस पैसे को एक अनसस्टेनेबल बिजनेस में लगाया, बिजनेस डूब गया, बिजनेस चला नहीं। बाद में उससे लगा कि उससे पैसा वसूला जा सकता है, तो वो लंदन भाग गया। अब यहां पे अगर ऐसी प्रोसीडिंग में कोई गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई ब्रांच अगर विजय माल्या के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चालू करती है, तो उसका तो नेचर तो सिविल है, बट सिविल में भी उसके अंदर एक क्रिमिनलिटी आ गई है। तो दिस विल बी अ सिविल प्रोसीडिंग विद अ क्रिमिनल नेचर। तो इस केस में विजय माल्या के पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। यानी मान लीजिए कल की डेट में विजय माल्या लंदन से यहां आ जाता है और कोर्ट में आके जज के सामने बैठता है और खुद बोल देता है कि नहीं भाई मैंने गलती की है, मैंने उधार लिया है और मैं फंस गया, मैंने उधार लिया है, मुझे सजा दो, तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा। कोर्ट उन बैंकों से और जो अगेंस्ट में लॉयर है विजय माल्या से, उनसे बोलेगा कि भैया प्रूफ दो विजय माल्या के अगेंस्ट में। अगर प्रूफ प्रॉपर हुआ तो ही कोर्ट उसको सजा देगा। समझ गए दोस्तों? तो भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि क्रिमिनल नेचर की होती हैं उसमें भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। लेकिन वो सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि क्रिमिनल नेचर की नहीं है, उसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं आता है। ओके, तो आप देखिए कि भाई दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई, उन्होंने बोला भैया हमसे ना हो पाई, हम नहीं रह पाएंगे साथ में। ठीक है, तो दोनों ने बोला हम साथ में नहीं रह पाएंगे, हम भाई अलग होना चाहते हैं। लेकिन उसमें कोई एक एक्टर बोलने लगा कि नहीं भाई मुझे पैसे दो, मेरे इसके मेरे मेंटेनेंस के पैसे दीजिए आप मेरे को। ठीक है, तो इस पे बहस हो गई हस्बैंड वाइफ के बीच में। वाइफ बोल रही कि मुझे पैसे दो मेरे मेंटेनेंस के, हस्बैंड बोला मैं क्यों दूं। अब यहां पे देखिए कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है, दिस विल बेसिकली ए सिविल केस। तो इस सिविल केस में ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोशिश तो की थी मैंने कि यहां पे मैं आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताऊंगा, बट वो नहीं हो पाएगा। आधा घंटा तो आर्टिकल 20 में निकल गया। आई होप आपको कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। अगली वीडियो से दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल 21 के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। हैव अ ग्रेट डे। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.